हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं DC1 की फुल रिवीजन करवाने वाली हूँ। फुल रिवीजन का मतलब आपकी टोटल सिलेबस में जितने यूनिट्स हैं सब यूनिट से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। अब से आपके डीसी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो मैं वही आपको कराने वाली हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर ओडिया मीडियम के बच्चे हो, सब बच्चों इन सब मीडियम के लिए ये वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो पार्ट 1 रहने वाली है, इसके बाद एक और पार्ट 2 वीडियो आएगी। तो इसको और पार्ट 2 दोनों को जब आप कंप्लीट देख लोगे तो DC1 की आपकी पूरी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, या फिर मैं कह सकती हूँ एक रिवीजन हो जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे ढेरों क्वेश्चंस को कवर करवाना है। तो फिर बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे चीजों को समझते चलो। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 एमसीक्यू आपके पेपर में आएंगे। 35 एमसीक्यूज आपको मिनिमम करेक्ट करके आने हैं, यानी कि 35 नंबर वाला पास होता है। मैम क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैम ये फ्री क्लासेस हम देख कहाँ से सकते हैं? ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको DC1, DC2, DC3 एमसीक्यू सबकी प्लेलिस्ट दिख रही है। इसके अंदर मैंने यूनिट वाइज कुछ चैप्टर्स डाले थे और अब तो फुल कंप्लीट रिविजनरी वीडियोस आ रही हैं। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके पिंड मैसेज में अगर आप क्लिक करोगे तो मैंने फ्री में इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बुक्स डाउनलोड डाली हुई हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारे के सारे अपडेट्स मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो इसे जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। हर वीडियो के नीचे लिंक गिवन है। बिना किसी देरी के भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश मैं ये रिवीजन में जितने सच्चे दिल से पढ़ा रही हूँ उतने सच्चे दिल से आप पढ़ोगे और पेपर में आपको इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप फटाफट से आंसर्स को क्लिक करके आगे बढ़ते जाओगे और फिर हमेशा की तरह डीसी के टॉपर्स मेरे ही रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Babbling includes repetition of sounds like। बड़बड़ाहट में शिशु किस प्रकार की ध्वनियां दोहराता है? Babbling क्या होता है? हम ना रिपीटेड सिलेबल्स को रिपीट करते हैं। कैसे? मामा, दादा। आपको ऑप्शंस में देखना है, क्या आपको ये ऑप्शंस में दिख रहा है? ऑप्शंस में दिख रहा हो तो सीधा टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं दिख रहा तो आप एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे और करेक्ट आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवा रही, मैं यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको मदद करेंगे 90+ स्कोर करने की। लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे वाक्य नहीं, वर्ड्स विद मीनिंग नहीं, रिपीटेड सिलेबल्स, एम, मामा, दादा, दोहराए हुए अक्षर, बिल्कुल सही। ये आपका बैबलिंग का ही चीज होती है। बैबलिंग में रिपीटेशन ऑफ साउंड्स बच्चा यही करता है, मामा, दादा। तो बस करेक्ट आंसर है, सीधा टिक करके आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द फर्स्ट वर्ड्स यूजली अपीयर अराउंड। पहले शब्द आमतौर पर कब बोले जाते हैं? बच्चा अपना पहला शब्द आमतौर पर अप्रोक्सीमेटली किस एज में बोलता है? अगर हमें आपने बुक्स पढ़ी हो या चीजें पढ़ी हो तो आपको पता होगा बच्चा अपने पहले बर्थडे के आसपास वर्ड्स बोलना शुरू करता है। तो हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं 10 से 12 महीने, 10 से 12 माह का बच्चा अपना पहला शब्द बोल देता है। अब जरूरी नहीं है कि 10 से 12 मंथ का ही बच्चा बोलेगा, 9.5 मंथ में भी बोल सकता है, 1 साल के बाद 1 महीने में भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज दी जाती है। आगे चलते हैं। अब मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे सिलेबस जितने यूनिट्स हैं उसमें से क्लब करके बनाए गए हैं, ये यूनिट वाइज नहीं है क्योंकि ये रिवीजन है। The first sounds learnt by infants usually refers to। शिशुओं में पहले शब्द सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? डिफिकल्ट स्कूल कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चा जो पहला शब्द बोलता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? बहुत ही कॉमन सी चीज है। बच्चा बार बार घर में क्या सुनता है? अपने एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, एवरीडे पीपल। मम्मी ने बोला
खाना 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 खाना, चावल, फैन, मम्मी पापा। मतलब जो हम एवरी डे में ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, एवरी डे में लोगों को देखते हैं, या जो रोजमर्रा की चीजें लोग क्रियाएं हम करते हैं, बच्चा वही सबसे पहले बोलता है। आपको ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखना है और जहां आपको करेक्ट आंसर दिखे उसको टिक कर देना। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड एक्शंस, रोजमर्रा की चीजें, लोग और क्रियाएं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। A deaf child's babbling gradually reduces mainly because बधिर बच्चे की बड़बड़ाहट धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि। अब देखो हम बोलना सीखते कैसे हैं, हम बोलना ऐसे सीखते हैं, मैंने कुछ बोला अगर मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी उस पर फीडबैक देती है, कुछ रिप्लाई देती है, उस रिप्लाई के बेसिस पे मैं फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस बोलती हूँ। लेकिन एक डेफ बच्चा है, बधिर बच्चा है, जो कि सुन नहीं सकता, उसने तो अपनी बैबलिंग स्टार्ट कर दी, बड़बड़ाहट स्टार्ट कर दी, लेकिन सामने से उसको क्या फीडबैक मिल रहा है वो उसको नहीं सुन पा रहा। जब वो उस फीडबैक को नहीं सुन पा रहा तो अगले नेक्स्ट स्टेप की जो वो स्पीकिंग सीखता, वो लैंग्वेज सीखता, वो कैसे सीखेगा? मैं किस हिसाब से सीखी, मेरे को जो फीडबैक मिला हियरिंग का, उसी के बेसिस पे तो मेरी लैंग्वेज डेवलप हुई ना। लेकिन ये बच्चा तो सुन ही नहीं पा रहा। तो इसका क्या कह रहे हैं कि इसकी बैबलिंग क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि वो ज्यादा सोता था। सोने का कोई लेना देना नहीं है। दे डू नॉट गेट हियरिंग फीडबैक, उन्हें श्रवण प्रतिक्रिया नहीं मिलती। बिल्कुल हाँ, कि उसने क्या बोला, उस पे सामने वाले ने क्या रिस्पॉन्स दिया, जब वो नहीं मिलता तो फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दे डिसलाइक टॉकिंग, गलत। दे स्पीक साइन लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। केयर गिवर्स हेल्प इन्फेंट्स लर्न लैंग्वेज मेनली बाय, देखभाल करने वाले शिशुओं को भाषा सीखने में मुख्यतः कैसे सहायता करते हैं? यूजिंग डिफिकल्ट लैंग्वेज, मैं बच्चे को सिखाना चाहती हूँ लैंग्वेज और मैं उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज, कठिन भाषा का उपयोग करूं तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। टॉकिंग, शोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू साउंड्स, बात करना, वस्तुएं दिखाना व ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल हाँ, आप बच्चे से बात करो, आप बच्चे को अलग अलग तरीके की वस्तुएं दिखाओ, आप उसकी ध्वनियों पे रिस्पॉन्ड करो। इसी तरीके से तो हम सीखते हैं ना। यही तो प्रोसेस है लैंग्वेज सीखने का, भाषा सीखने का। बिल्कुल सही, टिक कर दो। लेकिन समझदार व्यक्ति, समझदार बच्चा वही है जो सारे ऑप्शंस को पढ़ ले, क्योंकि कई बार एक और बेटर ऑप्शन नीचे हो सकता है। कीपिंग इन्फेंट साइलेंट, शिशु को चुप रखना, नहीं जी ये तो गलत है। चुप ही रखेगा तो सीखेगा क्या? अवॉइडिंग प्ले, खेल से दूर रखना, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये, इसको टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। द फर्स्ट सोशल स्माइल अपीयर्स एट अराउंड, पहला सामाजिक मुस्कान लगभग कब दिखाई देती है? पहली वो सामाजिक मुस्कान बच्चे की, पहली पहली कहते हैं ना स्माइल, वो कब दिखती है? वो दिखती है अराउंड 2.5 से 3 महीने का। जब बच्चा 2.5 से 3 महीने का हो जाता है तब वो पहली सोशल स्माइल उसकी दिखती है, जब वो लोगों को देखकर रिस्पॉन्ड करता है। सी ऑप्शन में आपको 2.5 से 3 मंथ, 2.5 से 3 माह दिख रहा है, इसे टिक कर दोगे। मेरा हर एक क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी और ओडिया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसको उसमें से पढ़ सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेंजर एंजाइटी यूजुअली बिगिंस एट, अजनबी भय सामान्यत कब शुरू होता है? 1 महीने पे, 6 महीने पे, 2 साल में, या 5 साल में? अगर ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, ये स्ट्रेंजर एंजाइटी वो होती है कि जब भी हमारे बच्चा किसी नए व्यक्ति को देखता है तो उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये मुझे उठा के ना ले जाए, ये मुझे मार ना दे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। अजनबी से हमें बच्चे को डर लगने लग जाता है। बच्चे को अजनबी से डर कब लगने लग जाता है? जब वो अराउंड 6 महीने का होता है, 6 मंथ्स का होता है। लर्न करने वाली बात है, लर्न कर लो। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, अटैचमेंट रेफर्स टू, लगाव किसे कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि? शारीरिक वृद्धि को नहीं कहते अटैचमेंट, तो ये बिल्कुल गलत है।
इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, शिशु व देखभालकर्ता का भावनात्मक बंधन। जी हाँ, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। जब एक छोटा बच्चा अपनी हर जरूरत के लिए अपनी माँ के पास जाता है, ठीक है, उसको पता है मुझे भूख लगी है तो मेरी मम्मी मुझे खाना दे देगी, मेरी कोई और जरूरत है तो मेरी मम्मी उसको फुलफिल कर देगी। तो बच्चा अपने केयर गिवर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है। वो इमोशनल बॉन्ड को हम अटैचमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही, टिक कर दो। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। ओनली फीडिंग, सिर्फ खाना खिलाना, नहीं। प्लेइंग विद टॉयज, नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं। सेपरेशन एंजाइटी पीक्स एट, जुदाई भय किस आयु में सर्वाधिक होता है? अब सेपरेशन एंजाइटी होता क्या है? हम बैठे हैं, हम गए हैं किसी छोटे बच्चे से मिलने, वो अपनी माँ की गोद में है। हमने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़ा क्यूट बच्चा है, मुझे उठाना है, और मैंने उसकी माँ से वो बच्चा ले लिया। जैसे ही मैंने उसकी माँ से वो बच्चा लिया, बच्चा रोना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि वो जुदाई के भय को एक्सपीरियंस करता है, सेपरेशन एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है कि कहीं ये मुझे मेरी माँ से अलग ना कर दे, मेरे को मार ना दे, मेरा ध्यान रखेंगे या नहीं। तो ये सेपरेशन एंजाइटी सबसे हाईएस्ट कब होती है? जब बच्चा 12 से 18 महीने का होता है। 1 से 1.5 साल आप कह सकते हो। टेक्निकल बातें हैं कुछ जो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, तो वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देख कर जाओगे ताकि आपके दिमाग में ये चीजें फिट कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, अ सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट यूजुअली, सुरक्षित लगाव वाला शिशु सामान्यतः क्राइज मोर एंड एक्सप्लोर रेस्ट, अधिक रोता है वह कम खोजता है। एक तो सिक्योर मतलब सुरक्षित है, वो बच्चे को लगता है हाँ भाई सब मेरा ध्यान रखते हैं, तो वो क्या वो बस रोता रहता है? नहीं भाई, वो तो खुश रहता है। स्माइल लेस, कम मुस्कुराता है, गलत। एक्सप्लोर कॉन्फिडेंटली व्हेन केयर गिवर इज नियर, जी हाँ बिल्कुल सही। वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर करता है चीजों को जब केयर गिवर उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका देखभाल करता उसके पास है, अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो केयर गिवर, वो देखभाल करता उसको संभाल लेगा, उसकी मदद करेगा। तो इसीलिए कहते हैं सुरक्षित लगाव। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से या केयर गिवर से सुरक्षित लगाव मेंटेन कर लेता है, बना लेता है, तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसके माँ बाप उसको समेट लेंगे, मतलब उसकी मदद कर देंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अवॉइड सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक संपर्क से बचता है, नहीं। आगे चलते हैं 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन, विच सिचुएशन बेस्ट हेल्प्स अ चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट, कौन सी स्थिति बच्चे में विश्वास विकसित करने में सर्व से सहायता करती है? केयर गिवर रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंटली, कि भाई केयर गिवर आज प्यार कर रहा है, कल गुस्सा कर रहा है, परसों ध्यान ही नहीं दे रहा, इन सब चीजों से बच्चा डेवलप करेगा ट्रस्ट? नहीं। केयर गिवर रिस्पॉन्स वार्मली एंड कंसिस्टेंटली, स्नेहपूर्ण व नियमित प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही। जब केयर गिवर बहुत ही प्यार से, हमेशा उसको प्यार से समेटे, हमेशा उसको प्यार दे, उसकी जरूरतों को समझे, तो बच्चा क्या करेगा? उसके साथ एक ट्रस्ट डेवलप करेगा। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। केयर गिवर इग्नोर्स क्राइंग, उसके रोने को अनदेखा कर दे, नहीं। उसको डांटता रहे, नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारी जो रिवीजन चल रही है, अब आप बोलोगे मैम हमें इसके सारे क्वेश्चंस चाहिए। अगर आप डीईसी की एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज लेना चाहते हो, जो कि इंग्लिश, हिंदी और ओडिया तीनों मीडियम में होंगे, एक सब्जेक्ट का 100 रुपीज का है, तीनों सब्जेक्ट्स के लोगे तो आपको 300 में मिल जाएंगे। वैसे ही एमसीक्यूज जैसे कि आपके पेपर में आने वाले हैं, वैसे ही एमसीक्यूज जो कि आपको डिफिकल्टी लेवल इस हिसाब का होगा जिस हिसाब का पेपर में आता है। हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस होंगे, तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मैम एमसीक्यू तो हो गए प्रैक्टिस के लिए, हम तो अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहते हैं, तो वो या तो आप इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो या हिंदी मीडियम में ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स ये भी 300 में मिल जाएंगे। मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं और हमें एमसीक्यूज भी लेने हैं, तो क्या हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कॉम्बो मिल जाएगा आपको 515 में।
50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों चीजें लोगे तो 550 में आपको मिल जाएंगी। मैम हम आपसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हैं, अब हम एमसीक्यू लेना चाहते हैं। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हो तो अब एमसीक्यू आपको 250 में मिल जाएंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ ये है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको जो भी लेना होगा आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। ये बेस्ट नोट्स मदद करेंगे आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि आपके सिमरन मैम ने दिन रात बैठकर ये एमसीक्यूज हर चैप्टर को बार बार पढ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर बनाए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आज के रिवीजन में सारे क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में यूनिट वाइज सारे होंगे। आज मैंने पूरे सिलेबस में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके साथ साथ अगर कोई डीसी का असाइनमेंट लेना चाहे पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300, प्रोजेक्ट लेना चाहे 900 में मिल जाएगा। पूरा का पूरा सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ, ब्लैंक एंड एक्सर्स, उन्हें भरना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, सारी चीजें एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए 300 में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 में मिलेंगे। कॉम्बो लोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये व्हाट्सएप का शो हो रहा है, इस पे मैसेज कर देना, मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और ये लेना चाहती हूँ। आपका नंबर सेव करके आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बिना किसी देरी के बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स इन द फर्स्ट 2 years में लीड टू, जीवन के पहले 2 वर्षों में माता पिता से लंबे समय तक अलगाव से क्या हो सकता है? जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव। बेसिकली क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पहले 2 सालों में बच्चा अपने माँ बाप से अलग रहता है तो उससे क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं इम्प्रूव सोशल स्किल, सामाजिक कौशल में सुधार। नहीं जी, कैसे सुधार होगा, माँ बाप के तो साथ ही नहीं है। विड्रॉल एंड डिफिकल्टी फॉर्मिंग इमोशनल बॉन्ड्स, अलगाव व भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई। बिल्कुल सही, जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही नहीं है तो वो प्यार वो डेवलप नहीं कर पाएगा, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाएगा जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ बनाता है। वो इमोशनल बॉन्ड जब वो अपने माँ बाप के साथ ही नहीं बना पाया तो आगे जाकर वो किसी और व्यक्ति को कैसे ट्रस्ट करेगा, किसी और व्यक्ति की कैसे बात मानेगा, है ना, किसी और व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट करेगा, इमोशनल बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। तो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विड्रॉल एंड डिफिकल्टी फॉर्मिंग इमोशनल बॉन्ड्स, अलगाव व भावनात्मक संबंध बनाने में उसे कठिनाई होगी। क्या कह रहे हैं, अधिक आत्मविश्वास हो जाएगा? नहीं। ज्यादा प्लेफुलनेस हो जाएगा? नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, Which statement shows the interrelationship between developmental areas? कौन सा कथन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध को दर्शाता है? लैंग्वेज हैज नो लिंक विद सोशल स्किल्स, भाषा का सामाजिक कौशल से कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज का उसके सोशल स्किल से कोई संबंध नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत है ये। लैंग्वेज का है सोशल स्किल्स के साथ संबंध, किसी की लैंग्वेज अच्छी होती है तो वो मदद करता है सोशल स्किल्स डेवलप करने में, तो ये तो गलत है। Secure social relationship support cognitive and language development. सुरक्षित सामाजिक संबंध संज्ञानात्मक व भाषा विकास को समर्थन देता है। बिल्कुल सही, अगर एक बच्चे का सामाजिक संबंध जो है वो सिक्योर है, सुरक्षित है, तो वो इजीली उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगी, क्योंकि वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, जिससे कि उसका दिमाग खुलेगा। ठीक है, भाषा, और जब वो बातचीत करेगा तो उसके भाषा का भी विकास होगा, तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, फिजिकल ग्रोथ डिसाइड्स लैंग्वेज, की बच्चे की शारीरिक वृद्धि कैसी है उसी से उसकी लैंग्वेज डिसाइड होगी, गलत। इमोशनल डेवलपमेंट इज सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर एरियाज, फिजिकल मेंटल सोशल, क्या सब इमोशनल से अलग है? नहीं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर था बी। आगे चलते हैं। A caregiver must be sensitive because it helps her to, एक देखभालकर्ता को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इससे वह शो एंगर, गुस्सा दिखाती है? नहीं।
अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस नीड्स एंड फीलिंग्स, बच्चों की जरूरत व भावनाएं समझती है। एक कह रहा है एक केयर गिवर सेंसिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा दिखाती है? नहीं भाई, गुस्सा दिखाने से तो कोई काम होता नहीं है ना, क्योंकि वो बच्चों की नीड्स और फीलिंग्स को समझती है, बच्चों की जरूरतों को और भावनाओं को समझती है। बिल्कुल सही। बच्चों को कंपेयर करती है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा नालायक है। गलत, कभी भी कंपेयर नहीं करना बच्चों को। इग्नोर चिल्ड्रंस बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार को नजरअंदाज करती है। नहीं, जब बच्चे के व्यवहार को ही नजरअंदाज कर दिया तो उसको समझेगी कैसे, उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चीजें कैसे सिखाएगी? गलत। क्वेश्चन नंबर 15, आ कॉन्फिडेंट केयर गिवर, एक आत्मविश्वासी देखभाल करता। आ कॉन्फिडेंट केयर गिवर, एक आत्मविश्वासी देखभाल करता। पैनिक्स इजली, जल्दी घबरा जाती है। नहीं भाई, जल्दी घबरा जाएगी तो बच्चों से कैसे डील करेगी? हैंडल सिचुएशन कामली, स्थितियों को शांतिपूर्ण संभालती है। बिल्कुल सही, शांतिपूर्ण संभालेगी तो अच्छे से संभालेगी। अवॉइड चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रहती है, बच्चों से दूर रहेगी तो संभालेगी कैसे? नेवर टेक डिसीजन, निर्णय नहीं लेती, निर्णय नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा? गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। आगे चलते हैं। बीइंग चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स, बाल केंद्रित होने का अर्थ है, पहला ऑप्शन, प्लानिंग एक्टिविटीज एज पर चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, बच्चे की जरूरत व रुचि के अनुसार गतिविधियां। बिल्कुल सही, बच्चे की क्या नीड्स है उसके हिसाब से एक्टिविटी करवाओ, बच्चे के क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं उसके हिसाब से एक्टिविटीज कराओ। बिल्कुल सही। फोर्सिंग चिल्ड्रन टू फॉलो रूल्स, बच्चों पर नियम थोपना, तुझे ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, बात खत्म। नहीं, जब आपने चीजें उनके ऊपर थोप दी तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। गलत। ओनली टीचर चूज एंड प्ले, केवल शिक्षक द्वारा चुना खेल, टीचर ने कह दिया आज ये खेल होगा तो बस यही खेल होगा, कहानी खत्म। नहीं, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, तो टीचर सेंटर्ड है। गलत। इग्नोरिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि अनदेखी करना, बच्चा कह रहा है हमें इस टाइप की एक्टिविटीज कराने, नहीं भाई मैं तो ये सोच के आई हूँ यही कराऊंगी। गलत। तो फिर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्लानिंग एक्टिविटीज एज पर चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, बच्चे की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स और इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, टॉयज फॉर इन्फेंट्स मस्ट बी, शिशुओं के खिलौने कैसे होने चाहिए? शार्प एंड ब्रेकेबल, नुकीले और टूटने वाले। नुकीले होंगे तो बच्चे को पहले दिन ही चोट लग जाएगी और घर से बुलावा आ जाएगा आपका, है ना? ऐसे नहीं करना, शार्प और ब्रेकेबल नहीं होने चाहिए। सेफ होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, यानी कि सुरक्षित होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए व विश्व रहित होने चाहिए। सुरक्षित की मतलब उससे कोई चोट ना लगे, कलरफुल ताकि बच्चे को मजा आए, नॉन टॉक्सिक ऐसा ना हो कि उससे कोई दिक्कत हो रही है। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होंगे तो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। गलत। मेड ऑफ मेटल ओनली, अरे मेटल से बने हुए टॉयज दोगे बच्चों को? गलत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन, प्ले फॉर इन्फेंट शुड मेनली बी, शिशुओं के लिए खेल मुख्यतः कैसा होना चाहिए? फोर्स्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, जबरदस्ती व सख्त, मतलब जबरदस्ती ये खेलो नहीं। इंजॉयएबल एंड बेस्ड ऑन एबिलिटीज, आनंददायक व क्षमता अनुसार। बिल्कुल सही, कि बच्चा क्या इंजॉय कर रहा है, क्या खेलना उसे पसंद है, और बेस्ड ऑन एबिलिटीज की क्या उसकी एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी, अरे भाई हमें यहाँ पे कंपटीशन खड़ा नहीं करना, बच्चा है इन्फेंट 2 साल से भी छोटा है, उसमें भी आप तुम ये करोगे, ये फर्स्ट आ रहा है ये सेकंड आ रहा है तो हो गया काम। गलत। साइलेंट ओनली, केवल शांत रहना। गलत। तो बी बिल्कुल सही है। अ केयर गिवर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बिकॉज, देखभालकर्ता को विकासात्मक माइलस्टोन का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि, देखभालकर्ता को विकासात्मक माइलस्टोन का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि, टू कंपेयर चिल्ड्रन, बच्चों की तुलना करने के लिए। बिल्कुल नहीं, बच्चों की तुलना करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है।
टू प्लान एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, आयु अनुकूल गतिविधियां योजना हेतु, बिल्कुल सही कि भाई बच्चे की ये एज है, इस एज में बच्चे की इस चीज की डेवलपमेंट होती है, तो मैं इस टाइप की एक्टिविटीज बनाऊं, बिल्कुल सही। अगर मुझे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पता होंगे कि इस उम्र तक बच्चा ये चीज सीख लेता है, इस उम्र तक बच्चा इस चीज के लिए डेवलप हो जाता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी एक्टिविटीज को डिजाइन करूंगी, बिल्कुल सही है। लेकिन हम सारे ऑप्शंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट, उसके नीचे की थ्योरी समझ आ जाए। टू सेलेक्ट एक्सपेंसिव टॉयज, महंगे खिलौने चुनने के लिए नहीं। टू ट्रेन पेरेंट्स स्ट्रिक्टली, माता पिता को सख्ती से परिशिक्षित करते हुए नहीं। तो बस वो हमारा आंसर सही था ना, पी। वाई इज एम्पथी इंपॉर्टेंट फॉर अ केयर गिवर, एक देखभालकर्ता के लिए सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है। हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन ओनली, सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए, गलत। हेल्प अंडरस्टैंड चाइल्ड्स फीलिंग एंड प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चे की भावना समझ व भावनात्मक सुरक्षा देती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि बच्चे की फीलिंग्स को समझे, उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी दे, है ना, भावनात्मक सुरक्षा दे। हाँ, इसलिए जरूरी है एम्पैथी, सहानुभूति इसलिए जरूरी है, बिल्कुल सही। हेल्प टू स्कोल्ड इफेक्टिवली, डांटने में मदद तो नहीं। फॉर्मिंग बॉन्ड, संबंध बनाने से रोकती है, नहीं। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर केयर गिवर्स टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स, देखभालकर्ताओं के लिए माता पिता से संपर्क रखना क्यों आवश्यक है। टू कंट्रोल पेरेंट्स, माता पिता को नियंत्रित करने हैं, तो भाई माता पिता को कंट्रोल करके तुम्हें क्या मिलेगा, गलत। टू वर्क एज अ टीम फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट, बच्चे के हित में एक टीम की तरह काम करने हैं, तो बिल्कुल सही कि बच्चे के बेनिफिट के लिए आप एज अ टीम वर्क कर रहे हो। आप जहाँ पे अपना आउटपुट दे सकते हो, आप अपना आउटपुट दोगे, पेरेंट्स अपना आउटपुट देंगे, मिलकर बच्चे के बेनिफिट के लिए जो चीजें उभर के आएंगी वो बेस्ट होंगी, बिल्कुल सही। टू जज पेरेंटिंग स्टाइल, पालन पोषण का आलोचना हेतु कि भाई बच्चे का पेरेंटिंग स्टाइल तुम्हें जज करना नहीं चाहिए। टू रिड्यूस पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए, माता पिता की भागीदारी घटाने हेतु तुम चाहते हो कि तुम कम्युनिकेट करो पेरेंट्स से, नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बेस्ड देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ तभी आंसर कर सकते हो जब आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन को डील करने के लिए जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़कर बता रही हूँ, एक एक आंसर बता रही हूँ कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है, क्यों गलत है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाय 3 years द टोडलर हैज अ फुल सेट ऑफ, 3 वर्ष की आयु पर टोडलर के पास पूर्ण सेट होता है, किसका, ये टीथ को रिलेटेड है कि 3 साल तक का जब बच्चा हो जाता है तो उसके पास पूरे के पूरे 20 मिल्क टीथ होते हैं, 20 मिल्क टीथ, 20 दुगध दांत होते हैं जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये लर्न करने वाली चीज है। आगे चलते हैं। द अर्लीस्ट ग्रोस मोटर स्किल टोडलर्स एक्वायर इज, टोडलर सबसे पहले कौन सा स्थूल मोटर कौशल विकसित करते हैं। ग्रोस मोटर स्किल कौन सी होती है, बड़ी मांसपेशियां, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बच्चा दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, जंप करना सीखता है या ट्राई साइकिल चलाना सीखता है। आप सबको पता है सबसे पहले बच्चा चलना सीखेगा, चलेगा तभी दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, साइकिल चला सकता है, तो वॉकिंग। 24 द एबिलिटी टू पिक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग थंब एंड फिंगर इज कॉल्ड, अंगूठे और उंगली से वस्तु पकड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। इसका सीधा सीधा नाम दिया गया है पिंसर ग्रैप्स, चिमटी पकड़, पिंसर ग्रैप्स। जो आपको आंसर में दिखे उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। कुछ चीजें टेक्निकल हैं जो कि आपको एनी हाउ लर्न ही करनी है, तो उनको याद रखो।
स्क्रिबलिंग यूजली बिगिंस इन दी, लिखावट का प्रथम चरण स्क्रिबलिंग सामान्यतः किस वर्ष में शुरू होता है? अब ये कह रहे हैं जो स्क्रिबलिंग होती है, जब बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, देखा होगा, ये कब शुरू होती है? अब ये शुरू हो जाती है आपके सेकेंड ईयर में, दूसरे वर्ष में आपकी ये शुरू हो जाती है। ये भी लर्न करने वाली बात है। आगे चलते हैं। हैंड प्रेफरेंस, डोमिनेंट हैंड बिकम्स क्लियर बाय, हाथ की प्रवधावना किस आयु तक स्पष्ट हो जाती है कि बच्चा राइट हैंड होने वाला है या लेफ्ट हैंड होने वाला है? हर चीज में वो राइट हैंड को उठाता है या लेफ्ट हैंड को उठाता है? ये 5 से 6 वर्ष की आयु में डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। Toddlers should not be forced to write letters too early because, टोडलर को बहुत जल्दी अक्षर लिखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए क्योंकि दे डिसलाइक लेटर्स, उन्हें अक्षर पसंद नहीं है। गलत। देयर फाइन मसल्स आर नॉट रेडी, उनकी सूक्ष्म मांसपेशियां तैयार नहीं है। बिल्कुल, जब तक उनकी छोटी छोटी मांसपेशियां ही डेवलप नहीं है कि वो पेन पकड़ के प्रेशर डाल के लिखें, तो आप उन्हें क्यों लिखवा रहे हो? गलत है ना? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, देयर फाइन मसल्स आर नॉट रेडी, उनकी सूक्ष्म मांसपेशियां भी तैयार नहीं है। राइटिंग हार्म्स ब्रेन, लिखने से दिमाग को नुकसान पहुंचता नहीं। टीचर्स डू नॉट अलाउ, गलत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच मील इज कंसिडर्ड बैलेंस्ड फॉर टॉडलर्स, टॉडलर के लिए संतुलित भोजन, संतुलित भोजन कैसा होगा? जिसके अंदर सिर्फ राइस और घी, केवल चावल और घी होगा? नहीं। फूड कंटेनिंग कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज युक्त भोजन। बिल्कुल हाँ, सही। इसके अंदर क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, तो अपने आप वो बैलेंस्ड हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। ओनली स्वीट्स, सिर्फ मिठाई, सिर्फ फ्रूट्स नहीं। गलत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रायल एंड एरर मीन्स, प्रयास व भूल का अर्थ है मेमोराइजिंग लेसन्स, पाठ याद करना, पाठ याद करना ट्रायल एंड एरर नहीं है। ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, समस्या हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना। बिल्कुल सही। एक तरीका अपनाया, नहीं चला, दूसरा तरीका अपनाया, दूसरा तरीका अपनाया, नहीं चला, तीसरा अपनाया, तीसरा नहीं चला, चौथा। ये हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर। ट्राई कर रहे हो, एरर आ रहा है, छोड़ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एरर आ रहा है, छोड़ रहे हो, है ना, और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आस्किंग अदर्स फॉर आंसर्स, दूसरों से उत्तर पूछना। गलत। सॉल्विंग वंस विदाउट चेंज, बिना बदले एक बार में ही हल कर लेना। नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड, कॉज इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ, कारण प्रभाव की समझ किसके कारण बेहतर होती है? इंक्रीज क्राइंग, अधिक रोने से, ज्यादा रोने से क्या कॉज एंड इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है? नहीं जी। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व, क्या मैंने मानसिक अपने दिमाग में ये बातें फिट कर ली कि मैं ऐसा करूंगी तो इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, अगर मैंने इसको मारा तो ये सामने से मुझे मारेगा, अगर मैंने रोया तो मेरी मम्मी फिर मेरी बात सुनेगी या मुझे डांट लगा देगी। ये कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट यानी कि एक कारण और उसका प्रभाव क्या आएगा, ये हम अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति का कॉज एंड इफेक्ट से कोई लेना है नहीं। पनिशमेंट, दंड का भी नहीं है। तो बी बिल्कुल सही है। 31, which example shows a toddler using mental representation to solve a problem, कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि टोडलर ने मानसिक प्रतिनिधित्व का उपयोग कर समस्या हल की? कीप्स ट्राइंग सेम वे रिपीटेडली, बार बार वही तरीका अपनाना। एक तरीका अपनाया, उससे समस्या का हल नहीं हुआ, फिर उसी को कर रहा है, फिर उसी को कर रहा है, फिर उसी को कर रहा है। नहीं भाई, इसमें कहां दिमाग यूज कर रहा है? गलत। थिंक, पॉज, देन ट्राइज अ न्यू मेथड, कुछ करा, नहीं हुआ, सोचा, रुक गया, फिर एक नया मेथड करा, फिर एक नया मेथड करा, सोचकर, ठहरकर नया तरीका अपनाना। बिल्कुल सही है कि ये दिमाग लगा रहा है। क्राइज फॉर हेल्प, मदद के लिए रोना। कॉपीज अनदर चाइल्ड इमीडिएटली, तुरंत नकल करना। गलत। तो बी बिल्कुल सही है।
A toddler sees a toy broken and asks, "Who did this?" This shows. टॉडलर खिलौना टूटा हुआ देखकर पूछता है, ये किसने किया? ये क्या दर्शाता है? चाइल्ड इज केयरलेस, बच्चा लापरवाह है। टूटे हुए टॉय को देख के पूछ रहा है किसने किया, तो ये तो लापरवाह नहीं है, तो समझदार है। गलत। चाइल्ड इन्फर्स कॉज ऑफ इफेक्ट, बच्चा कारण का अनुमान लगाता है कि अगर टॉय टूटा हुआ है तो मतलब किसी ने इसको तोड़ा है, उसने इसके कॉज को पकड़ा है, अनुमान लगाया है कि कोई तो तोड़ कर गया है इसको। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। चाइल्ड डिसलाइक्स टॉयज, बच्चा खिलौने पसंद नहीं करता। गलत। चाइल्ड इज एंग्री, बच्चा गुस्से में है। नहीं, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। Why is deferred imitation evidence of mental representation? विलंबित अनुकरण मानसिक प्रतिनिधित्व का प्रमाण क्यों है? चाइल्ड forgets quickly, बच्चा जल्दी भूल जाता है, तो ये deferred imitation थोड़ी हुआ। गलत। चाइल्ड स्टोर्स एंड रिकॉल्स एक्शन लेटर, बच्चा क्रिया को संग्रहित कर बाद में दोहराता है। मैंने आज अपनी मम्मी को कंघी करते हुए देख लिया, तो मैं बाद में खुद कंघी करूंगी, तो मतलब मैंने अपने माइंड में वो बात को स्टोर कर लिया कि कंघी कैसे करते हैं, और उसको रिकॉल करा लेटर ऑन। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चाइल्ड कॉपीज इमीडिएटली, बच्चा तुरंत नकल करता है। गलत। तुरंत नकल करेगा तो उसको हम डेफर्ड इमिटेशन नहीं कहेंगे। चाइल्ड रिफ्यूजेस टू इमिटेट, बच्चा अनुसरण से इनकार करता है, तो फिर वो डेफर्ड इमिटेशन का तो बना ही नहीं ना। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। Children often imitate adults by playing games like Doctor Doctor, Police Thief. This shows their, बच्चे डॉक्टर डॉक्टर या पुलिस चोर जैसे खेल खेलकर बड़ों की नकल करते हैं। यह उनकी डैश को दर्शाता है। लेजीनेस, आलस, गेम खेल रहे हैं, आलस कहां से आ गया? एंगर, गुस्सा, नहीं। इमिटेशन टेंडेंसी, अनुकरण की प्रवृत्ति। हाँ, मम्मी को देखा कुछ खेलते, कुछ खाना बनाते हुए, तो मैं भी खाना बनाऊंगी। मैं मम्मी को इमिटेट कर रही हूं, अनुकरण की प्रवृत्ति है मेरे अंदर कि जो मेरी मम्मी कर रही है मैं भी वही करूंगी। बिल्कुल सही। फियरफुलनेस, डर, ये भी नहीं है। आगे चलते हैं। गर्ल्स इन मेनी फैमिलीज गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज मेनली ड्यू टू, अनेक परिवारों में लड़कियों को कम अवसर मुख्य डैश के कारण मिलते हैं। लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस, बिल्कुल सही। थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो कहते हैं हम तो अपने बेटे को बढ़ावा देंगे, बेटे को आगे लेकर जाएंगे, लड़की तो नहीं भी पढ़ेगी तो क्या हुआ, कल को शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाएगी। इस कारण हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाती। जेंडर बायस, लैंगिक भेदभाव इज द करेक्ट आंसर। In a joint family, a child usually develops bonds with many caregivers. एक joint family में बच्चा बॉन्ड बहुत से caregivers के साथ बनाता है। This leads to, संयुक्त परिवार में बच्चा सामान्यतः कई देखभालकर्ताओं से संबंध विकसित करता है। इससे डैश होता है। लेस इमोशनल सिक्योरिटी, कम भावनात्मक सुरक्षा। अरे जॉइंट फैमिली में तो इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग उसको लाड प्यार कर रहे हैं, तो उसका इमोशनल सपोर्ट तो ज्यादा होता है। उसका इमोशनल सपोर्ट ज्यादा होता है, तो वो आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। मोर इमोशनल सपोर्ट, अधिक भावनात्मक समर्थन। बिल्कुल सही है, टिक कर दो। 37. Which factor influence the type of skills a child learns in childhood? कौन सा कारक यह प्रभावित करता है कि बच्चा बचपन में कौन सी कौशल सीखेगा? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिक व वातावरण, कैसी जगह पर पैदा हुआ है, कैसे आस पड़ोस में लोग हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा वातावरण है, आस पड़ोस में कैसी चीजें हो रही हैं, वही तो बच्चा सीखता है, वही स्किल्स तो सीखेगा। तो बस बिल्कुल सही है, इसको टिक कर दो। हाइट, कदम, नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आईज ऑफ द कलर से भी लेना देना नहीं है, और फेवरेट फूड से भी नहीं है। ये है कि किस इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, किस में बड़ा हो रहा है, कैसे वातावरण में बड़ा हो रहा है। अगला, ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, वृद्धि मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। फिजिकल चेंज, फिजिकल ग्रोथ, मैंने बार बार बताया हुआ है। ग्रोथ, पहले बच्चे की वेट थी 5 किलो, अब वेट हो गया 8 किलो। ये जो 3 किलो का वेट बढ़ा है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ, क्योंकि हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। ये होती है फिजिकल टर्म्स में।
तो मेजरेबल फिजिकल इंक्रीज हमारा ग्रोथ को दर्शाता है, मापी जा सकने वाली शारीरिक वृद्धि। द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को डैश कहा जाता है, इन्फेंसी कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट, निम्न में से कौन वृद्धि और विकास में सबसे अच्छा अंतर बताता है? ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, यानी कि ग्रोथ क्वालिटी को बताता है और डेवलपमेंट क्वांटिटी को। गलत, ग्रोथ तो क्वांटिटी को बताता है। ग्रोथ इज मेजरेबल, बिल्कुल सही। बच्चे की आज हाइट इतनी है, कल इतनी हो गई, कितनी बड़ी मेजर कर सकते हैं। आज वेट इतना है, कल इतना हो गया, कितना बड़ा मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट बोथ मेजरेबल और क्वालिटेटिव चेंज, बिल्कुल सही। ग्रोथ एक छोटा पार्ट है और डेवलपमेंट बड़ा पार्ट है। ग्रोथ के अंदर जो चीजें आती हैं वो डेवलपमेंट के अंदर भी आती हैं और डेवलपमेंट में कुछ नई चेंजेस भी आते हैं। तो ग्रोथ मेजरेबल है, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट मेजरेबल को भी इंक्लूड कर लेती है क्योंकि ग्रोथ को भी इंक्लूड कर लेती है और कुछ नए क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रोथ कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग, नहीं, एक पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक जाती है, गलत। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट स्टॉप्स एट 5, गलत। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है। ग्रोथ इफेक्ट्स थिंकिंग, डेवलपमेंट इफेक्ट्स ओनली हाइट, गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ 5-year-old चाइल्ड शेयरिंग टॉयज विद फ्रेंड्स इंडिकेट डेवलपमेंट इन विच एरिया? 5 वर्ष का बच्चा जब अपने खिलौने दोस्तों के साथ बांटता है, ये किस क्षेत्र के विकास को दर्शाता है? क्या कह रहे हैं? 5 साल का बच्चा है, अपने साथ एक और बच्चा बैठा है, एक और बच्चा बैठा है, उनको भी दे रहा है, तू भी खेल ले, तू भी खेल ले, तू भी खेल ले। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? आप सबको पता है, जब हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं तो ये हमारे सामाजिक विकास को दर्शाता है, हमारे सोशल डेवलपमेंट को सिखाता है। सीधा सीधा आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? सोशल डेवलपमेंट, जो कि है बी, सामाजिक विकास। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। Why can we not predict with certainty that a specific early experience will result in a fixed outcome? हम ये निश्चित रूप से क्यों नहीं कह सकते कि प्रारंभिक अनुभवों का परिणाम निश्चित होगा? डेवलपमेंट फॉलोज एग्जैक्ट रूल्स, क्या कह रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट एग्जैक्ट रूल्स फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। ये भी वेराई करता है, वेरी टू वेरी, सिचुएशन टू सिचुएशन, हर बंदे का थोड़ा बहुत अलग अलग डेवलपमेंट होता है। Many other factors influence development, और भी बहुत से कारक होते हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, कि क्या बच्चे को जीन्स मिले हैं, ठीक है जी, क्या बच्चा एनवायरमेंट में रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है, कितनी उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कैसा वो खाना खा रहा है, इन सब चीजों को मिलाकर ही तो बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना, सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है। अब हमें नहीं पता कौन सा कारक कितना प्रभाव डालेगा, इसलिए हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रारंभिक अनुभवों का क्या परिणाम होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से कारक हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सपीरियंसेस डोंट मैटर, क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करते, गलत। ओनली हेरिडिटी डिसाइड्स डेवलपमेंट, सिर्फ आनुवांशिकता डिसाइड करता है कि विकास कैसा होगा, गलत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 43, विच टू मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण। क्या कह रहे हैं? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण। हमें हमारे माँ बाप से क्या जीन्स मिले हैं, क्या हेरिडिटी में आया है, एक तो वो इम्पैक्ट करेगा मेरी डेवलपमेंट कैसी है, और इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण कैसा है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भी इम्पैक्ट करेगा कि हमारा विकास कैसा होगा। बिल्कुल सही। गेम्स एंड फ्रेंड्स, खेल और मित्र, नहीं, ये मेजर फैक्टर नहीं है। स्लीप एंड फूड, नींद और भोजन, ये भी बड़ा फैक्टर नहीं है। स्कूल और टीचर भी बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है वंशानुक्रम और पर्यावरण। आगे चलते हैं। At what age
डू चिल्ड्रन जनरली स्पीक देयर फर्स्ट वर्ड इफ गिवन प्रॉपर एक्सपोजर? सामान्यत उपयुक्त भाषा वातावरण मिलने पर बच्चे लगभग किस उम्र में पहला शब्द बोलते हैं? 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल। अप्रोक्सीमेटली बच्चा 12 महीने के आसपास अपना पहला शब्द बोलता है, याद होना चाहिए। Which statement correctly explains the relationship between heredity and environment? वंशानुक्रम और पर्यावरण के संबंध को सही रूप से कौन सा कथन बताता है? ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, केवल वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है? नहीं, सिर्फ हेरिडिटी नहीं करती भाई, इन्वायरमेंट भी करता है। ओनली इन्वायरमेंट, सिर्फ इन्वायरमेंट भी नहीं करता। कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, वंशानुक्रम और पर्यावरण अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग काम करते हैं? नहीं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की सतत परस्पर क्रिया पर परिणाम है, क्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे का विकास कैसे होगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे जीन्स मिले हैं, कैसा एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, उसका कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन कैसा हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा डेवलपमेंट पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। During which period of prenatal development is the fetus most vulnerable to environmental harm? गर्भपूर्ण प्रीनेटल विकास की किस अवधि में भ्रूण पर्यावरण हानिकारकों से प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? लास्ट 3 मंथ, अंतिम के 3 महीने, मिडल 3 मंथ, मध्य के 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने, या फुल 9 मंथ इक्वली, पूरे 9 महीने? नहीं, ये आया हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। जो पहले 3 महीने होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं कि अगर बाहर से कोई भी दिक्कत परेशानी इन्वायरमेंट की हो गई तो बच्चे पे इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अभी अभी वो बच्चा नया नया फॉर्म होने वाला होता है। बिल्कुल सही। स्टिमुलेशन हेल्प्स डेवलपमेंट इन विच एरिया? उत्तेजना विकास में किस क्षेत्र में, उत्तेजना विकास के किस क्षेत्र में सहायता करती है? सिर्फ संज्ञानात्मक दिमाग से रिलेटेड? नहीं। ओनली लैंग्वेज, केवल भाषा से रिलेटेड? नहीं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी क्षेत्रों में? बिल्कुल सही। स्टिमुलेशन फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर एरिया में डेवलपमेंट का इंपैक्ट होता है, स्टिमुलेशन का, उत्तेजना का। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, सिर्फ शारीरिक नहीं। 48th क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किसकी आवश्यकता होती है? दंड की? गलत। स्पेशल एजुकेशन एंड लव, विशेष शिक्षा व स्नेह, बिल्कुल सही। इसको स्पेशल एजुकेशन और प्यार की जरूरत होती है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, जरूरतें हैं, तो हमें उन्हें फुलफिल करना है, उनके हिसाब की एजुकेशन देनी है और उनको प्यार देना है। इग्नोर भी नहीं करना, अकेला भी नहीं छोड़ना, तो बी बिल्कुल सही है। 49, अकॉर्डिंग टू द यूएन डिक्लेरेशन एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू, संयुक्त राष्ट्र यूएन घोषणा के अनुसार प्रत्येक बच्चे का अधिकार है क्या? टेक्नोलॉजी, इक्वेलिटी एंड प्रोटेक्शन, लग्जरी आइटम, टू वर्क इन फैक्ट्रीज। इक्वेलिटी एंड प्रोटेक्शन, समानता और संरक्षण, कि भाई हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, उसको ऐसा ना हो कि बाहर की किसी चीजों से दिक्कत है, परेशानी है, कोई उसको मार देगा या हार्म है। तो अकॉर्डिंग टू यूएन डिक्लेरेशन हर बच्चे को समानता और संरक्षण का अधिकार है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर अ चाइल्ड मीन्स, बच्चे के लिए उपयुक्त वातावरण का अर्थ है ओनली गुड फूड, केवल अच्छा भोजन नहीं। फिजिकल केयर, स्टिमुलेशन एंड लव, बिल्कुल सही। शारीरिक देखभाल, उत्तेजना प्लस स्नेह, कि हम उसकी शारीरिक देखभाल भी करें, उत्तेजना भी हो और प्यार भी हो, तभी उसके लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल सही। सिर्फ टॉयज और नो रूल्स, कोई नियम नहीं, ये भी गलत है, बहुत सारे टॉयज देना भी गलत है, तो बी बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो धैर्य नहीं खोना, अच्छे से पढ़ना है। Which constitutional guideline protects children from hazardous work? Which constitutional guideline protects children from hazardous work? कौन सी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन दिशा निर्देश बच्चों को खतरनाक कार्य से बचाती है? यूएन डिक्लेरेशन, यूएन घोषणा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, राष्ट्रीय बाल नीति, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कह रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही। अब आप कहोगे मैम इसमें समझने वाला क्या है? इसमें लर्न करने वाली चीज थी, तो याद रखना हजार्डियस वर्क से बच्चों को बचाने वाली कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्री स्कूल एजुकेशन शुड फोकस ऑन, प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शायद कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ गई होगी, मैं 51 नंबर का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डियस वर्क? कौन सी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन दिशा निर्देशक बच्चों को खतरनाक कार्य से बचाती है? यूएन डिक्लेरेशन, यूएन घोषणा नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जी हाँ। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, राष्ट्रीय बाल नीति, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। लर्न करने वाली बात है, लर्न कर लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री स्कूल एजुकेशन शुड फोकस ऑन, प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए फॉर्मल टीचिंग ओनली, केवल औपचारिक शिक्षा नहीं। ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू प्ले, बिल्कुल सही। खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कैसे? कि भाई खेल खेल में आप बच्चे का शारीरिक विकास करा रहे हो, मानसिक विकास करा रहे हो, सामाजिक विकास कर रहे हो, हर चीज का विकास कर रहे हो। मेमोराइजिंग कंटेंट, रटने पर जोर देना, गलत। होमवर्क एंड टेस्ट, गृह कार्य और परीक्षा, गलत। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया बी। आगे चलते हैं। प्ले प्रमोट्स डेवलपमेंट इन, खेल किस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है? फिजिकल ओनली, केवल शारीरिक नहीं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी क्षेत्रों में, बिल्कुल सही। ओनली कॉग्निटिव, केवल संज्ञानात्मक नहीं। ओनली लैंग्वेज, केवल भाषा नहीं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी। विकास के सभी क्षेत्रों में प्ले प्रमोट करता है डेवलपमेंट। लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट अचीव थ्रू, करके सीखना किसके द्वारा सबसे अच्छा होता है? लेक्चर, व्याख्यान नहीं। प्ले, खेल, बिल्कुल सही। खेल खेल में जब बच्चा सीखता है तो बहुत अच्छा सीखता है। मेमोराइजेशन, रटना। पनिशमेंट, दंड, नहीं नहीं। तो खेल खेल में बच्चा बहुत अच्छा सीखता है, प्ले। प्ले। आगे चलते हैं। Which type of play develop imagination and creativity? कौन सा खेल कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करता है? मेक बिलीव और प्रिटेंड प्ले, कल्पनात्मक खेल। मैं वहां गई तो मैंने ये किया, अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो मैं ये करती, जिसमें हम अपना मेक बिलीव, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, उन कहानियों को प्रिटेंड करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। साइलेंट प्ले नहीं, इमेजिनेशन डेवलप नहीं करता। फोर्स प्ले, जबरदस्ती खेल वाला भी नहीं करता। पढ़ाई आधारित खेल भी नहीं करता। कल्पनात्मक खेल ही हमारी कल्पना और रचनात्मक शक्ति को विकसित करता है। तो ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विच प्ले एक्टिविटी हेल्प्स इन फाइन मोटर डेवलपमेंट? किस खेल गतिविधि में से
सूक्ष्म मोटर विकास होता है, सूक्ष्म मोटर विकास होता है छोटी मांसपेशियां डेवलप करना, फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्मॉल मसल डेवलपमेंट, ठीक है। रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ना और कूदना से ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। थ्रेडिंग बीड्स, मनकों में माला पिरोना, ये देखो ये धागा है, इसके अंदर हम वो पिरो रहे हैं, मोती पिरो रहे हैं, तो इससे बच्चे की छोटी छोटी इंगलियां यूज होंगी, धागे को पकड़ेगा, मोती को पकड़ेगा, इसके अंदर डालेगा, तो हाँ इससे बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, मनकों की माला पिरोना। साइकिलिंग नहीं, फुटबॉल नहीं, साइकिलिंग, फुटबॉल, रनिंग एंड जंपिंग ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री प्ले, निम्न में से कौन सा मुक्त खेल है? केयर गिवर गाइडेड क्ले मॉडलिंग, संरचित रूप से मिट्टी का काम, टीचर बता रही है क्ले को ऐसे करो वैसे, टीचर ही बता रही है तो फ्री प्ले कैसे हुआ? चाइल्ड प्लेज विद क्ले फ्रीली, बच्चा मिट्टी से अपनी इच्छा से खेलता है, बिल्कुल सही, कि बच्चा जब क्ले से खेलता है तो फ्रीली खेल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली खेल रहा है तो फ्री प्ले हो गया, बिल्कुल सही। टीचर लेड काउंटिंग गेम, शिक्षक द्वारा संख्या खेल, क्या 1 2 3 4 5 6, ये टीचर गेम करवा रही है, फ्री प्ले थोड़ी हुआ। राइटिंग वर्क भी फ्री प्ले नहीं हुआ, कक्षा में लिखने का काम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? चिल्ड्रन, चाइल्ड प्लेज विद क्ले फ्रीली, बच्चा मिट्टी से अपनी इच्छा से खेलता है, अपनी इच्छा से खेलता है तो हम उसको मुक्त खेल कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ देखो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में से लेकर आई हूँ। अगर आपको सारे एमसीक्यूज चाहिए हर सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, जिसके अंदर सारे के सारे यूनिट होंगे, हर यूनिट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर अलग अलग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी में मदद करेंगे। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के एमसीक्यू हैं, 300 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एमसीक्यू लोगे तो इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में मिल जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं तो अब एमसीक्यू 250 में मिल जाएंगे, दोनों लेना चाहो तो 550 में मिल जाएगा, और कोई मटेरियल लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें मैं फ्री की वीडियोस डाल रही हूँ। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ग्रुप प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न, समूह में खेलना बच्चों को क्या सीखने में मदद करता है? आइसोलेशन, अकेलापन, नहीं। शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, साझा करना व सहयोग, बिल्कुल सही, एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करना है, कैसे कोऑपरेट करना है। रनिंग फास्टर, तेज दौड़ने से, स्पीकिंग लाउडली, जोर से बोलने से, नहीं। शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, साझा करना और सहयोग करना से बच्चा ग्रुप प्ले में खेलता है, ठीक है, बिल्कुल सही। The union of sperm and ovum results in the formation of, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स इज कॉल्ड, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स इज कॉल्ड, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ ओवम, अंडाणु काल, अंडाणु काल कहा जाता है, याद कर लो, लर्न करने वाली बात है। The process by which the zygote attaches to the uterus is called, जिस प्रक्रिया से युग्मनज गर्भाशय की दीवार से चिपकता है उसे क्या कहते हैं? याद करने की बात है, आरोपण, इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस से जो जाइगोट होता है वो यूटेरस से चिपक जाता है उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, आरोपण, लर्न कर लो, याद करने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एंड ऑफ, गर्भस्थ शिशु का लिंग किस महीने के अंत तक पहचाना जा सकता है? आप सबको पता होना चाहिए, तीसरे महीने के एंड तक, थर्ड महीने के एंड तक पहचाना जा सकता है सेक्स ऑफ द फीटस। आगे चलते हैं। इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, गर्भावस्था में टीकाकरण किससे बचाव के लिए आवश्यक है? सिर्फ कोल्ड से, टेटनस और इन्फेक्शन से, एलर्जी से या हेडेक से? टेटनस और इन्फेक्शन से, टेटनस व संक्रमण से। इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट,
क्या कह रहे हैं, गर्भावस्था में टीकाकरण किस किस से प्रोटेक्ट करता है, टेटनस और इन्फेक्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। स्मोकिंग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज, गर्भावस्था में धूम्रपान और शराब से क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता, लो बर्थ वेट एंड डिफॉर्मिटीज, कम जन्म भार व विकृतियां। बिल्कुल सही, लो बर्थ वेट या डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी स्मोक करती है या अल्कोहल का सेवन करती है, यानी कि धूम्रपान या शराब का सेवन करती है। वेरी एक्टिव बेबी नहीं जी, टॉल बेबी नहीं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं, कमियां ही आएंगी जो कि लो बर्थ वेट और डिफॉर्मिटीज होंगी। आगे चलते हैं। द टर्म नियोटेट रेफर्स टू अ बेबी इन द फर्स्ट, नवजात शब्द किस अवधि के बच्चे के लिए प्रयोग होता है, नवजात शब्द किस अवधि के बच्चे के लिए प्रयोग होता है, जो हमारा 1 महीने का बच्चा होता है, 1 माह का बच्चे को हम नियोटेट और नवजात भी कहते हैं। द फर्स्ट थिक येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर इज कॉल्ड, माँ के द्वारा बनने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहलाता है। सीधा सीधा टिक करके आगे बढ़ जाना है क्योंकि लर्न करने की बात है। न्यूबॉर्न्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, नवजात शिशु कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 8 से 10 इंच, 8 से 10 इंच। न्यूबॉर्न्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, नवजात शिशु कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 8 से 10 इंच तक। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन, स्तनपान किसमें सहायक है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ में नहीं, बॉन्डिंग और न्यूट्रिशन में। बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग से एक तो माँ और बच्चे के बीच में अच्छा बॉन्ड बनता है, लगाव बनता है, न्यूट्रिशन पोषण मिलता है, माँ के दूध में इतना पोषण होता है कि बच्चे की सारी फूड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्लीपिंग लॉन्ग आवर्स नहीं, टॉकिंग अर्ली नहीं। सेंसरी डेवलपमेंट सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट बिकॉज इन्फेंट्स, संवेदी विकास सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है, अधिक सोता है नहीं। रिकॉग्नाइज फेसेस एंड इमोशंस, चेहरे व भावनाएं पहचानते हैं, बिल्कुल सही। जो हमारी सेंसरी डेवलपमेंट होती है, हमारे जो सेंसेस डेवलप करते हैं, उससे क्या होता है सोशल डेवलपमेंट के, हम बच्चा जो होता है वो फेसेस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ये मम्मी है, ये पापा है, और उनके इमोशंस धीरे धीरे समझना उसका शुरू होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ईट मोर फूड नहीं, स्पीक मोर लैंग्वेजेस नहीं, तो सेंसरी डेवलप संवेदी विकास सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है, चेहरे व भावनाएं पहचानने से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। कॉग्निशन रेफर्स टू, संज्ञान किसे कहते हैं, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को, शारीरिक वृद्धि को नहीं। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, सोच का विकास, यस बिल्कुल थिंकिंग से रिलेटेड है कि मेरी इस बच्चे की सोच कैसे बढ़ रही है, वो कैसी सिचुएशन में कैसे आंसर कर रहा है, कैसे टैकल कर रहा है, उसको हम कहते हैं सोच का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। इमोशनल रिएक्शंस, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं, सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट, केवल भाषाई विकास नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। फर्स्ट स्टेज हमारी पियाजे की स्टेज है ना, जो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सेंसरी मोटर, फिर होता है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, फिर होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अब इन्होंने पूछा है हमसे पहला, तो हमारा पहला है सेंसरी मोटर, सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है संवेदी गतिशील। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, सिंबलाइजिंग मीन्स, प्रतीकीकरण का अर्थ है, सिंबलाइजिंग मीन्स, प्रतीकीकरण का अर्थ है मेमोराइजिंग वर्ड्स, शब्द याद करना, मेमोराइजिंग वर्ड्स शब्द याद करना नहीं। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स विद सिंबल्स, वस्तुओं घटनाओं को प्रतीक से दर्शाना। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स विद सिंबल्स, वस्तुओं घटनाओं को प्रतीक से दर्शाना।
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको नाम दिया है, हमने उसको कोई सिंबल दे दिया, तो क्या है, हमने अपनी लैंग्वेज में प्रतीकीकरण यानी कि सिंबल देने का काम शुरू कर दिया। तो रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स विद सिंबल्स इसका करेक्ट आंसर है। काउंटिंग नंबर्स नहीं है, संख्या गिनना नहीं है, स्पीकिंग फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोलना नहीं है, मेमोराइजिंग वर्ड्स भी नहीं है, तो बी बिल्कुल सही है। केयर गिवर्स कैन प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली बाय, देखभाल करने वाले संज्ञानात्मक विकास को मुख्यतः किससे बढ़ावा दे सकते हैं? स्कोल्डिंग द इन्फेंट, बच्चे को डांट कर नहीं, डांट कर तो क्या ही बढ़ावा मिलेगा। प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस, प्रेरणादायक अनुभव देकर, प्रेरणादायक अनुभव देकर बिल्कुल, कि ज्यादा प्रेरणादायक अगर अनुभव दोगे बच्चे को तो वो ज्यादा चीजें सीखेगा, बिल्कुल सही। अवॉइडिंग प्ले, खेल से बचाकर, गलत। बच्चे को अकेला छोड़कर, गलत। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इन्फेंट यूजेस मेमोरी व्हेन शी, शिशु अपनी स्मृति का प्रयोग कब करती है? रिकॉग्नाइजेस फैमिलियर फेसेस, परिचित चेहरों को पहचानती है, परिचित चेहरों को पहचानती है। स्लीप्स क्वाइटली, शांति से सोती है। ईट्स फूड, भोजन खाती है। क्राइज फॉर मदर, माँ के लिए रोती है। बताओ कब अपनी मेमोरी को यूज करती है? तब यूज करती है जब वो फेमिलियर फेसेस को रिकॉग्नाइज करती है, ये मम्मी है, ये पापा है, क्योंकि वो चीज उसके दिमाग में स्टोर होती है। The earliest form of communication used by infants is, शिशुओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे प्रारंभिक संप्रेषण है। The earliest form of communication used by infants is, शिशुओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे प्रारंभिक संप्रेषण है क्या? क्राइंग, रोना। सबसे पहले बच्चा कम्युनिकेट कैसे करता है? रोकर, क्राई करके। आगे चलते हैं। टू वर्ड सेंटेंसेस अपीयर बिटवीन, दो शब्द वाले वाक्य किस आयु के बीच में आते हैं? लर्न करने वाली चीजें हैं, तो आप याद करके रखोगे 18 से 24 मंथ, 18 से 24 महीने के बीच में दो वाक्य वाले शब्द बच्चे, सॉरी, दो शब्द वाले वाक्य बोलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टू वर्ड सेंटेंसेस ऑफ टॉडलर्स आर ऑफन कॉल्ड, टोडलर के दो शब्द वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है? लर्न करने की बात है। टेलीग्राफिक स्पीच, तार संदेश जैसी भाषा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओवर जनरलाइजेशन मीन्स, अति सामान्यकरण का अर्थ है, अति सामान्यकरण का अर्थ है मतलब ओवर जनरलाइज, ओवर ही सीख लिया। यूजिंग वन वर्ड फॉर मेनी ऑब्जेक्ट्स, एक शब्द कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करना, मतलब बच्चे ने एक वर्ड सीख लिया ट्री, हर चीज ट्री 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 ट्री, हर चीज ट्री ट्री, ओवर जनरलाइज कर रहा है। ट्री को तो ट्री बोल रहा है, अब वो फोन को भी ट्री बोल रहा है, वाटर बॉटल को भी ट्री बोल रहा है, उसने ओवर जनरलाइज कर लिया, अति सामान्यकरण कर लिया है। तो यूजिंग वन वर्ड फॉर मेनी ऑब्जेक्ट, एक शब्द कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करना ओवर जनरलाइजेशन कहलाता है। सही व्याकरण का प्रयोग नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज करना नहीं, कोई भी वर्ड यूज नहीं करना नहीं, तो पहला बिल्कुल सही है। टॉडलर्स टू वर्ड सेंटेंसेस मेनली इंक्लूड, टॉडलर के दो शब्द वाले वाक्यों में मुख्यतः क्या शामिल होता है? प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस, संबंध सूचक अव्यय, नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, लॉन्ग डिटेल्ड ग्रामर, विस्तृत व्याकरण, साइलेंट जेस्चर्स, मौन संकेत। बी होता है बिल्कुल सही, नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, संज्ञा, क्रिया व विशेषण। आगे चलते हैं। प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन टू, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच बच्चों की किस प्रकार सहायता करता है? टॉक टू अदर्स सोशली, सामाजिक बातचीत नहीं, तो सोशल डेवलपमेंट है। गाइड देयर ओन एक्शंस एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने कार्य नियंत्रित करना, अपने कार्य नियंत्रित करना, बिल्कुल सही, अपने आप को गाइड कर रहा है, आज मेरे को ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मैंने ये करना है, वो करना है, तो इट इज अ प्राइवेट स्पीच, बिल्कुल सही। लर्न न्यू स्टोरीज, नई कहानियां सीखना नहीं। रिड्यूस वोकैबुलरी, शब्दावली घटाना नहीं, तो बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज
प्रोनाउंस लाइक आई, मी, यू अराउंड। बच्चे आई, मी, यू जैसे सर्वनाम कब उपयोग करना शुरू करते हैं? 1 साल से पहले, 2 साल के आसपास, 4 साल या 6 साल। याद रखने की बात है अराउंड 2 years, लगभग 2 वर्ष। ठीक है। ऑटोनोमी इन टॉडलर्स मीन्स, टॉडलर में आत्मनिर्भरता का अर्थ है ऑलवेज ओबेइंग अडल्ट्स, हमेशा आज्ञा का पालन करना नहीं। एबिलिटी टू मेक ऑन चॉइसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वयं निर्णय कर कार्य करना। बिल्कुल सही, स्वयं निर्णय कर कार्य करना, इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। मिसबिहेविंग विद अदर्स, बदतमीजी करना नहीं। लिविंग अलोन, अकेले रहना नहीं। तो क्या हो गया? एबिलिटी टू मेक ऑन चॉइसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वयं निर्णय कर कार्य करना इज ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भरता। आगे चलते हैं। अल्ट्रुइज्म मीन्स, परोपकार का अर्थ है हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिना लाभ की अपेक्षा मदद करना। बिल्कुल सही, इसको हम परोपकार, अल्ट्रुइज्म कहते हैं। दूसरों से झगड़ना नहीं, कौशल दिखाना नहीं, अकेले खेलना नहीं। तो ए हो गया बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अ टोडलर रिकॉग्नाइजिंग हरसेल्फ इन द मिरर शोज, दर्पण में स्वयं को पहचानना शिशु में दर्शाता है सेल्फ रिकॉग्निशन, आत्म पहचान। मैं हूं, मैं मिरर में हूं, मेरा नाम सिमरन है, इसको हम कहते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन। पीयर प्ले ड्यूरिंग टोडलरहुड इज मोस्टली, टोडलर के समन्वयों के साथ खेल समन्वय कैसा होता है? पैरेलल प्ले होता है, समांतर खेल होता है। पैरेलल प्ले क्या होता है? एक बच्चा यहाँ बैठा है, 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 सारे अपने अपने टॉयज से देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं क्या क्या खेल रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, लेकिन खेल अपने अपने टॉयज से इंडिविजुअली रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैरेलल प्ले, समांतर खेल। यूजली टॉडलरहुड में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप कह सकते हो नर्सरी एलकेजी में होते हैं, तो वो यही वाला खेल खेलते हैं। आगे चलते हैं। एक्सेसिव फियर इन टॉडलर्स कैन, अत्यधिक भय टॉडलर में इनकरेज एक्सप्लोरेशन, खोज को बढ़ावा देता है? नहीं। रिड्यूस एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्फिडेंस, खोज व आत्मविश्वास घटाता है? रिड्यूस एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्फिडेंस, खोज व आत्मविश्वास घटाता है? बताओ बताओ, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल हाँ। जब बच्चा डरने लग जाता है तो वो छोड़ता है, क्या ही मैं नई चीज को एक्सप्लोर करूं, ऐसे ही मुझे चोट लग जाएगी, छोड़ो बैठे रहता हूं, और उसके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को भी घटाता है। तो बी हो गया। लर्निंग में मदद करता है? अधिक भय नहीं, वो तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। फ्रेंडशिप इंक्रीज करता है? वो भी डर के मारे फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाता। तो बी बिल्कुल सही है। अग्रेशन इन टॉडलर्स इन ऑफन कोज्ड बाय, टॉडलर में आक्रामकता का कारण प्राय होता है टू मेनी टॉयज, बहुत अधिक खिलौने, बहुत सारे खिलौने नहीं। इनएबिलिटी टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स, अब क्या होता है बच्चे की ना हताशत, दबाव सहन ना कर पाना, कि उसकी डिमांड्स हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जब वो नहीं हैंडल हो पाती तो वो बच्चे के अंदर एग्रेशन पैदा करता है। एग्रेशन यानी कि आक्रामकता पैदा करता है, फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स। बिल्कुल सही। फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी नहीं। जंक फूड खाना नहीं। तो बी बिल्कुल सही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू, स्वयं अवधारणा किसे कहते हैं? सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को? नहीं। ऑन वंस डिस्क्रिप्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का वर्णन और मूल्यांकन। मैं कैसी हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, अपने आप का मूल्यांकन करना, अपने आप का वर्णन करना सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। बिल्कुल सही। कंपेयरिंग विद अदर्स ओनली, केवल दूसरों से तुलना करना नहीं। थिंकिंग अबाउट अदर्स ओनली, केवल दूसरों के बारे में नहीं। तो बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक्टिविटीज विद सैंड, वाटर एंड क्ले फोस्टर डेवलपमेंट मेनली थ्रू, रेत, पानी व मिट्टी से खेलना मुख्यतः किसके माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है? सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट। आपको पता है शुरुआती तौर में बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, कैसे?
टच करके, स्मेल करके, देख के, सुनकर, बोलकर। तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आपको पता है ना हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन्स का यूज करके उसको सेंसरी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सैंड को टच करा, ठीक है, पानी में चला, क्ले के साथ खेला, इससे उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, संवेदी अनुभव मिल रही है और अवधारणाएं मिल रही हैं, जिससे कि बच्चा सीख रहा है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई नहीं, पनिशमेंट दंड नहीं, मेमोराइजेशन रटना नहीं, तो ए बिल्कुल सही है। 90 क्वेश्चन। गिविंग टॉडलर स्मॉल टास्क लाइक फेचिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन। टॉडलर को छोटी जिम्मेदारियां देना किसमें मदद करता है? रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास घटाता है, क्या बताओ, आत्मविश्वास घटाता है? नहीं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, आत्मविश्वास व स्वतंत्रता बढ़ाता है, बिल्कुल सही। अब बच्चे को आपने एक छोटा टास्क दिया, उसने वो छोटा टास्क कर लिया तो खुश होता है, अरे वाह मैं तो बड़ा ही अच्छा बच्चा हूं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस बिल्ड करता है। इनकरेजिंग लेजीनेस, आलस बढ़ाता है? नहीं। इंक्रीजिंग एंगर, गुस्सा बढ़ाता है? नहीं, तो बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। While planning play activities, caregivers must, खेल गतिविधियां योजना बनाते समय देखभालकर्ता को अवॉइड रिपीटिशन, दोहराव से बचना चाहिए। जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो दोहराव, क्योंकि रिपीट करेंगे तो बच्चे को अच्छे से दिमाग में फिट कर जाएगा। प्रोवाइड चॉइस एंड फ्रीडम, विकल्प व स्वतंत्रता देना, बिल्कुल सही। उसको चॉइस दो, उसको फ्रीडम दो कि भाई तू क्या करना चाहता है, किस टाइप की एक्टिविटी करना चाहता है। फोकस ओनली ऑन वन चाइल्ड, केवल एक बच्चे पर ध्यान दो, गलत। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, गतिविधि रोकना, गलत। तो बी हो गया प्रोवाइड चॉइस एंड फ्रीडम, विकल्प व स्वतंत्रता देना, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। Why should activities move from simple to complex? Why should activities move from simple to complex? गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर क्यों ले जाना चाहिए? To confuse child, बच्चे को भ्रमित करने हेतु, गलत, बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना। To match developmental readiness and avoid frustration, विकास अनुसार तैयारी व हताशा से बचने हेतु, बिल्कुल सही, कि बच्चे की डेवलपमेंट है उसको प्रिपेयर करना, रेडीनेस प्रिपेयर करना और फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करना, बिल्कुल सही। टू सेव प्लानिंग टाइम, योजना समय बचाने के लिए, गलत। टू इम्प्रेस पेरेंट्स, अभिभावकों को प्रभावित करने हेतु, नहीं। तो इसका मकसद क्या होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, कि हम बच्चे की डेवलपमेंट रेडीनेस को समझ रहे हैं और उस हिसाब से उससे एक्टिविटीज करा रहे हैं ताकि कोई भी फ्रस्ट्रेशन ना हो। Why should a toddler not be forced to master an activity? टोडलर को किसी गतिविधि में निपुण होने के लिए मजबूर क्यों नहीं करना चाहिए? इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, यह प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट मे कोज फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, इससे हताशा, क्रोध व निराशा हो सकती है। अगर मैं बच्चे को कहती हूँ कि तुझे डांस कंपटीशन में फर्स्ट ही आना है, तुझे बहुत ही अच्छा डांसर बनना है और फर्स्ट आना है, तो एक तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी, गुस्सा पैदा हो जाएगा और डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी कि अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, या एनीथिंग लाइक दैट। तो हमें बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ लर्निंग, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती करने से कोई स्पीड नहीं बढ़ती। इट इंप्रूव डिसिप्लिन ओनली, ये केवल अनुशासन सुधारता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज, प्री स्कूल वर्षों में शारीरिक विकास की दर फास्टर देन इन्फेंसी, शैशव से तेज होती है, बताओ बताओ, नहीं। स्लोअर देन इन्फेंसी, शैशव से धीमी होती है, बिल्कुल सही। हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी में सबसे ज्यादा होती है और फिर प्री स्कूल ईयर्स में उससे थोड़ी कम होती है, तो स्लोअर देन इन्फेंसी बिल्कुल सही है। सेम भी नहीं होती, शैशवावस्था जितनी भी नहीं होती शैशवावस्था से फास्ट भी नहीं होती और बिल्कुल रुक भी नहीं जाती, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। By 6 years, the child's brain reaches about dash of its adult weight. 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मस्तिष्क अपने वयस्क
वजन का लगभग डैश होता है कितना 90%। क्या कह रहे हैं 6 साल की आयु का बच्चे का जो ब्रेन होता है वो उसके अडल्ट के वेट के 90% हो जाता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने के चांसेस हैं, तो याद कर लो 90% ऑफ इट्स अडल्ट वेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्री स्कूलर स्टमक बिकम्स फ्लैट बिकॉज प्री स्कूल आयु में बच्चे का पेट चमटा हो जाता है क्योंकि फैट लेयर इंक्रीज, वसा बढ़ती तो फ्लैट थोड़ी होता, बढ़ जाता, तोंद बाहर आ जाती। मसल्स अराउंड अब्डोमेन बिकम फर्म, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है, बिल्कुल सही। पेट के आसपास जो मांसपेशियां होती है ना वो मजबूत हो जाती हैं, इसलिए वो जो पेट होता है वो फ्लैट नजर आता है। चाइल्ड स्टॉप्स ईटिंग, बच्चा खाना बंद कर देता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। हड्डियां सिकुड़ जाती है, नहीं, तो वो बिल्कुल सही था। 97। चिल्ड्रन नीड रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स बिकॉज, बच्चों को नियमित भोजन और नाश्ते की आवश्यकता क्यों होती है? दे ईट स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, वे एक बार में कम खाते हैं। दे ईट स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, वे एक बार में कम खाते हैं, इसलिए उनको रेगुलर थोड़ी थोड़ी स्नैक्स देने पड़ते हैं, बिल्कुल सही। दे लाइक वैरायटी, दे आर ऑलवेज हंग्री, स्नैक्स रिप्लेस मील्स, ये सब गलत है, ये सब ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है। पॉइंट की बात ये है क्योंकि एक बार में वो कम खाते हैं इसलिए उनको ज्यादा ज्यादा बार बार देना चाहिए। Which factor improves posture and balance in preschoolers? प्रीस्कूल आयु में किस कारण बच्चों की मुद्रा और संतुलन बेहतर होती है? मोर बॉडी फैट, अधिक वसा से नहीं, मसल ग्रोथ होगी, बोन की डेवलपमेंट होगी, नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी होगी, मांसपेशी, हड्डी, वात, तंत्रिका तंत्र का विकास होगा, बिल्कुल सही। तो इससे बच्चे का पोस्चर और बैलेंस इंप्रूव होता है प्री स्कूल में। मसल ग्रोथ, बोन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम मैच्योरिटी, मांसपेशी, हड्डी, वात, तंत्रिक तंत्र का विकास। लेस फिजिकल एक्टिविटी, कम गतिविधियां, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओवर ईटिंग, अधिक भोजन, नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Which food combination best meet preschoolers need for iron, विटामिन ए प्लस कैल्शियम? प्री स्कूलर के आयरन, विटामिन ए प्लस कैल्शियम की आवश्यकता हेतु सबसे उपयुक्त भोजन कौन सा है? चिप्स, चॉकलेट, ब्रेड, नहीं। स्पिनच, मिल्क एंड मैंगो, बिल्कुल सही। राइस, घी, सॉल्ट, नहीं। नूडल्स, बिस्किट, टी, नहीं। स्पिनच हरी सब्जी होगी, मिल्क दूध हो गया, मैंगो फ्रूट हो गया, तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे चिप्स और चॉकलेट गलत है, राइस, घी, सॉल्ट बहुत ही ज्यादा गलत हो गया क्योंकि राइस भी आ गया, घी भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया, या नूडल्स गलत है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन में। विच स्टेटमेंट बेस्ट शोज द लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड मोटर डेवलपमेंट? पोषण और मोटर विकास के संबंध को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? वेल नरिश्ड चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स बेटर, सुपोषित बच्चे मोटर कौशल बेटर सीखते हैं। क्या कह रहा है कि जो बच्चे वेल न्यूरिश्ड होते हैं वो मोटर स्किल्स अच्छे से सीखते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हेल्दी बच्चे हैं। न्यूट्रिशन हैज नो रोल्स इन मोटर स्किल्स, पोषण का कोई योगदान नहीं है, गलत। ओवर न्यूट्रिशन स्पीड्स मोटर डेवलपमेंट, अधिक पोषण तेज विकास करता है, अधिक पोषण तेज विकास करता है, नहीं भाई, ओवर ईटिंग भी काम खराब कर देती है। माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन परफॉर्म सेम एज नरिश चिल्ड्रन, कुपोषित व सुपोषित बच्चे समान तरीके से परफॉर्म करते हैं, नहीं भाई, अलग अलग होते हैं, कि जो नरिश्ड बच्चा है, अच्छे से खाता पीता है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, माल न्यूट्रिशन कमजोर रहेगा, बीमार पड़ता रहेगा, गलत। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही है, वेल नरिश्ड चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स बेटर, सुपोषित बच्चे मोटर कौशल बेटर सीखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर का है। वैसे बोलोगे मैम हर कोई तो 100 क्वेश्चन कराता है, आप 101 क्यों करवा रहे हो? मैं 101 इसलिए करवा रही हूँ, 101 जैसे कहते हैं ना शगुन का लिफाफा होता है, आपके लिए लकी होगा, तो ऐसे ये 101 क्वेश्चन हमारे लिए लकी शगुन का लिफाफा समझ लो, जो कि आपके लिए लकीनेस लाएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर 5 to 6 years इंक्लूड, 5 से 6 वर्ष की आयु में कौन सा टीकाकरण दिया जाता है? याद करने की बात है, डीटी और टाइफाइड के 2 डोजेस, डीटी और टाइफाइड की 2 डोजेस
और यहाँ पर आपकी DECE 1 की फुल रिवीजन का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। आगे आने वाली वीडियो में पार्ट 2 होगा, उसमें भी 100+ क्वेश्चंस होंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को दो बार अच्छे से सुनते हो, देखते हो, समझते हो, तो आप पेपर आसानी से पास कर पाओगे। मैम MCQ की PDF लेनी है, तो ये डिटेल्स लिखी हुई है। एक सब्जेक्ट की 100 रुपीज की है, जिसके अंदर सारे यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, वो भी 300 में मिलेंगे। दोनों लेना चाहो तो 550 में ले सकते हो। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हो, अब MCQ लेना है तो 250 में मिल जाएगा। यहाँ अगर आप असाइनमेंट लेना चाहते हो जिसके अंदर सेक्शन ABC तीनों सोल्ड हो, हिंदी में भाग क ख ग तीनों सोल्ड हो, वो भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी का। MCQs लेने हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हो, सब कुछ हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा, जो कि आपको ये शो हो रहा है। व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हो और परचेज कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाती हूँ, अपडेट देती हूँ। हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल खोलोगे और सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे, तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स देखने को मिलेंगी, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही मेहनत करके मैंने ये 101 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं। आई होप आप इस वीडियो को ढेर 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 सारा प्यार दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ताकि मैं जल्दी जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, DC 2 की भी रिविजनरी वीडियो लाऊं और 3 की भी लाऊं, और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओ। एक बार फिर बहुत ही सच्चे दिल से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे अच्छे पेपर करके आना। जब पेपर कराओगे तो उसके बाद 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मैंने बच्चों को कैसा पढ़ाया और बच्चों को कैसा उनका पेपर आया। आप तो मुझे देखते ही रहते हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा ना, तो मेरे को इंतजार रहेगा आपकी रिव्यू वीडियोस का। तो जरूर एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो जरूर भेजना, जिसमें अपना नाम बता देना और बता देना कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। Thank you so much.